Earthmark, your path to economic success. दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा कंज्यूमर बिहेवियर टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है लास्ट लेक्चर के साथ ही। आज हम स्टार्ट करने वाले अपना प्रोडक्शन दैट इज प्रोड्यूसर बिहेवियर। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन और प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके। प्रोडक्शन का मतलब बेसिकली क्या हुआ, इट इज अ एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन को हम प्रोडक्शन बोलते हैं। बेसिकली इनपुट्स को आउटपुट्स में कन्वर्ट किया जाता है, दैट्स कॉल्ड प्रोडक्शन। ठीक है, इनपुट्स में यूटिलिटी ऐड करके कंज्यूमर को गुड्स और सर्विसेज सेल आउट की जाती है, जिससे कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज का यूज करके अपनी वांट्स को पूरा करते हैं। तो ये आपको पूरा प्रोसेस कहता है, इसको कहते हैं हम प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट्स सो दैट पीपल या कंज्यूमर बाय दिस प्रोडक्ट्स एंड फुलफिल देयर वांट्स। ये आपका हो गया प्रोडक्शन हो गया। एक नेक्स्ट टर्म आपका है प्रोडक्शन फंक्शन। इस पे DSL PGT एग्जाम में, इकोनॉमिक्स एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसको थोड़ा ध्यान समझिएगा चीज है क्या ये। प्रोडक्शन फंक्शन शो करता है टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ द फर्म फॉर गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। प्रोडक्शन फंक्शन मतलब हुआ जब आप इनपुट को आउटपुट कन्वर्ट कर रहे हैं एक गिवन टेक्नोलॉजी के होते हुए, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। यहाँ पे चीज समझिएगा कि लेट्स से हमारे पास एक इनपुट सेट है, हमारे पास एक लेबर है, कैपिटल है फर्म के पास। ठीक है, उससे फर्म कितना प्रोडक्शन कर पाएगा, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाएगा, वो डिपेंड करता है जब फर्म कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रही है। अगर फर्म डिग्रेड या आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रही है तो गिवन सेट ऑफ इनपुट जो है वो कम आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएगा। वही दूसरी तरफ अगर फर्म एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रही है तो गिवन सेट ऑफ इनपुट जो है वो आपको हायर आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा। तो बेसिकली प्रोडक्शन क्या हुआ, ये शो करता है टेक्निकल रिलेशनशिप। समझ गया आपका मतलब क्या हुआ? टेक्निकल रिलेशनशिप का मतलब ये टेक्नोलॉजी को यहाँ पे इंडिकेट करता है कि किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है फर्म के अंदर, ताकि वो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर सके। अगर डिग्रेड टेक्नोलॉजी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है तो वही एक सेम सेट ऑफ इनपुट्स आपको लेसर अमाउंट ऑफ आउटपुट देंगे। वही दूसरी तरफ आपकी टेक्नोलॉजी अपडेटेड है, एडवांस टेक्नोलॉजी का फर्म यूज कर रही है, तो फर्म वही गिवन सेट ऑफ इनपुट से एक हायर लेवल आउटपुट वो अचीव मैक्सिमम हाई लेवल आउटपुट अचीव कर सकती है। प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्रेस करते हैं टेबल फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में, इक्वेशन फॉर्म में। ठीक है, ये प्रोडक्शन फंक्शन डिस्क्राइब्स प्योरली टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिकॉज what can be produced with a given amount of input depends upon the state of technology। कितना अमाउंट प्रोड्यूस किया जाएगा इनपुट का यूज करके वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर। इसलिए प्रोडक्शन फंक्शन हमारा क्या शो करता है, टेक्निकल रिलेशनशिप शो करता है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल रिलेशनशिप। प्रोडक्शन फंक्शन पर टेक्निकल रिलेशनशिप आपका शो करता है। नेक्स्ट आपका है टाइम पीरियड। द बेसिकली 3 पार्ट्स आर डिवाइडेड एट शॉर्ट रन, लॉन्ग रन और वेरी लॉन्ग रन। शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है, जो आपके फैक्टर प्रोडक्शन है, बेसिकली आपके 4 फैक्टर प्रोडक्शन के इनपुट्स होते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिसमें आपका लैंड लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, लैंड हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया। ये आपको होते हैं फैक्टर प्रोडक्शन जिसका यूज करके गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है इकोनॉमी के अंदर। तो शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है, आपके एक फैक्टर्स होता है फैक्टर प्रोडक्शन, वो वेरिएबल होता है, इट मीन्स वो चेंज हो सकता है, और बाकी जो भी फैक्टर प्रोडक्शन आपके होते हैं वो फिक्स रहते हैं शॉर्ट रन के अंदर। ऐसा क्यों होता है कि शॉर्ट रन के अंदर एक तो टाइम की कमी होती है, पैसे की कमी होती है, जिसके कारण सारे फैक्टर प्रोडक्शन को हम इंक्रीज नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते। हम एक फैक्टर प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, बाकी फैक्टर प्रोडक्शन हमारे वो कांस्टेंट रहते हैं अलॉन्ग विद टेक्नोलॉजी। तो शॉर्ट रन के अंदर आपका एक फैक्टर प्रोडक्शन दैट इज लेबर जो है वो वेरिएबल होता है, इट मीन्स वो चेंज हो सकता है। लॉन्ग रन शॉर्ट रन के अंदर बाकी फैक्टर प्रोडक्शन जो है जैसे कैपिटल, लैंड, इंटरप्रेन्योर, वो आपके कांस्टेंट रहते हैं। साथ में टेक्नोलॉजी यूज होती है प्रोडक्शन के लिए, वो भी आपकी फिक्स होती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो इस शॉर्ट रन के अंदर प्रोड्यूसर का बिहेवियर जो होता है, प्रोड्यूसर बिहेवियर का मतलब ये है कि इनपुट में चेंज आने से आउटपुट में किस तरह से चेंज आएगा, कैसा प्रोडक्शन चेंज होगा, उसका हम स्टडी करते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंडर। बेसिकली शॉर्ट रन के अंदर जो भी प्रोड्यूसर बिहेवियर का स्टडी कर रहे हैं हम, उसको स्टडी के लिए वहाँ पे लॉ है जिसको बोलते लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसको हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स और लॉ ऑफ नॉन प्रोपोर्शनल रिटर्न्स भी बोलते हैं। इसके बारे में आगे डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। तो मूव करते हैं लॉन्ग रन के अंदर। लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है, आपके सारे फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं वो आपके वेरिएबल होते हैं, मतलब सारे फैक्टर प्रोडक्शन आपके चेंज हो सकते हैं, बस यहाँ पे टेक्नोलॉजी होती है वो कांस्टेंट या फिक्स रहती है। टेक्नोलॉजी लॉन्ग रन के अंदर चेंज नहीं होती। लॉन्ग रन के अंदर जो प्रोड्यूसर का बिहेवियर है, इट मीन्स कि आउटपुट कैसे चेंज होगा फैक्टर प्रोडक्शन इनपुट्स का चेंज आने से, उसको हम स्टडी करते हैं अंडर लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। तो शॉर्ट रन का हम स्टडी करते हैं प्रोड्यूसर बिहेवियर अंडर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ नॉन प्रोपोर्शनल रिटर्न्स भी बोलते हैं।
वही दूसरी तरफ लॉन्ग रन के अंदर हम स्टडी करते हैं प्रोड्यूसर बिहेवियर अंडर द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। इसके अंदर आपके सारे वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं, सारे वेरिएबल होते हैं, चेंज हो सकते हैं, बट टेक्नोलॉजी है वो चेंज नहीं होती, वो फिक्स रहती है। एक आपका नेक्स्ट पार्ट है वो वेरी लॉन्ग रन है। इसके अंदर क्या होता है, फैक्टर प्रोडक्शन आपके वेरिएबल होते हैं, जितने भी फैक्टर प्रोडक्शन है, साथ साथ आपकी टेक्नोलॉजी भी आप चेंज कर सकते हैं। तो वेरी लॉन्ग रन के अंदर आपका सारे फैक्टर प्रोडक्शन आपके वेरिएबल है, साथ ही साथ आपका टेक्नोलॉजी भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये था टाइम पीरियड, हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। शॉर्ट रन के अंदर आपका सिर्फ एक वेरिएबल, एक फैक्टर प्रोडक्शन दैट इज लेबर, वो वेरिएबल होता है। बाकी फैक्टर प्रोडक्शन लेबर के अलावा और जो टेक्नोलॉजी होती है वो कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है, उसके ऊपर चेंज नहीं आता। शॉर्ट रन के अंदर प्रोड्यूसर बिहेवियर का स्टडी करते हैं अंडर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसको हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स और लॉ ऑफ नॉन प्रोपोर्शनल रिटर्न्स भी बोलते हैं। वही दूसरे लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है, सारे फैक्टर प्रोडक्शन आपके वेरिएबल होते हैं, सारे फैक्टर प्रोडक्शन जो होते हैं आप चेंज कर सकते हैं, बट आपकी टेक्नोलॉजी आप चेंज नहीं कर सकते, नहीं होती तो टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होती, फिक्स रहती है। लॉन्ग रन के अंदर प्रोड्यूसर बिहेवियर स्टडी करते हैं, हम स्टडी करते हैं उसका अंडर लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। वही आपका तीसरा जो है वेरी लॉन्ग रन, इसके अंदर क्या होता है, आपको सारे फैक्टर प्रोडक्शन अलॉन्ग विद टेक्नोलॉजी भी आप चेंज कर सकते हैं। तो हम जो प्रोड्यूसर बिहेवियर है हम स्टडी करेंगे इन 3 पार्ट्स में। पहले हम स्टडी करने शॉर्ट रन के अंदर प्रोड्यूसर बिहेवियर कैसा है, जब सिर्फ एक फैक्टर प्रोडक्शन आपका वेरिएबल है, बाकी सारे सब कुछ कांस्टेंट है और टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। उसके अंदर प्रोड्यूसर का बिहेवियर कैसा रहता है, जब जैसे 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 इसका वेरिएबल इनपुट आपका चेंज होता है। फिर लॉन्ग रन के अंदर हम देखेंगे जब सारे फैक्टर प्रोडक्शन जो है चेंज हो सकते हैं बट टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होती, उस केस से प्रोड्यूसर का बिहेवियर कैसा रहता है। देन हम देखेंगे वेरी लॉन्ग रन के अंदर कि जब सारे फैक्टर प्रोडक्शन अलॉन्ग विद टेक्नोलॉजी में चेंज आ सकता है, उस केस में प्रोड्यूसर बिहेवियर कैसा रहता है। तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ने वाले, शॉर्ट रन के अंदर, देन लॉन्ग रन के अंदर, देन हम पढ़ेंगे वेरी लॉन्ग रन के अंदर कि कैसा प्रोड्यूसर का बिहेवियर रहता है। ये आपका प्रोडक्शन थ्योरी के अंदर हम ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ने वाले हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टार्ट करने से पहले हम पहले कुछ टर्म्स है, बेसिक टर्म्स है प्रोडक्शन से रिलेटेड, उसको हम देख लेते हैं। दैट्स टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। सिंपल चीजें हैं, आप लोगों को पता भी होगी, लेकिन फिर भी इसे हम देख लेते हैं चीजें होती क्या है। टोटल प्रोडक्ट को हम टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम बाय कंबाइनिंग पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर गिवन क्वांटिटी फिक्स फैक्टर। टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो रहा है फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर को यूज करके, उसको हम बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट। अगला आपका है एवरेज प्रोडक्ट। इसका मतलब होता है, इसको हम एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर कितना है। लेट्स से आपका लेबर आपका वेरिएबल फैक्टर है, लेबर आपका वेरिएबल फैक्टर है। इसका मतलब लेबर आपका चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो लेबर में चेंज आने से अगर टोटल आउटपुट में चेंज आ रहा है तो पर यूनिट लेबर आपको प्रोडक्शन फाइंड करना है, तो उसको हम बोलते हैं एवरेज प्रोडक्ट बोलते हैं। एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर का मतलब क्या हुआ, पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ लेबर। सो फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ फैक्टर यूज इन दैट प्रोडक्शन। देन आपका है अगला है मार्जिनल प्रोडक्ट। ये बताता है आपका टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आएगा जब आप वेरिएबल फैक्टर का एक यूनिट से चेंज करेंगे, वो आपको बताता है मार्जिनल प्रोडक्ट। इसको हम मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इस डिफाइंस एज अ चेंज इन टोटल प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर गिवन क्वांटिटी ऑफ फिक्स फैक्टर कांस्टेंट। ये आपको होता है मार्जिनल प्रोडक्ट। इसका फॉर्मूला होता है, 2 फॉर्मूले होते हैं इसके। पहला फॉर्मूला हो गया आपका एमपीएल निकाल रहे हैं, इट इज मार्जिनल प्रोडक्ट फ्लेवर। इसका फॉर्मूला हो गया डेल्टा टीपीआई डिवाइड बाय डेल्टा एल, मतलब चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय चेंज इन लेबर। दूसरा फॉर्मूला इसका हो गया एमपी इज इक्वल टू टी एन एन माइनस टी एन एन माइनस 1। इट मीन्स अगर लेट्स से लेबर 5 है, 6 है, टोटल प्रोडक्ट आपकी 25 और 30 है, 5 पे 25 है, 6 पे 30 है, तो मैं बोलूँ मार्जिनल प्रोडक्ट कितना है लेबर का 6 यूनिट पे। वो आप निकालेंगे कैसे, टीपी टोटल प्रोडक्ट एक्स 6 यूनिट माइनस टोटल प्रोडक्ट एक्स 50 यूनिट, दैट इज 30 माइनस 25, इट इज 5। यह है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट का दूसरा फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला चेंज इन टीपीएल डिवाइड बाय चेंज इन एल, और उसका दूसरा फॉर्मूला है टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझा दिया फॉर्मूला कैसे यूज करना है। तो ये था आपका टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जैसे कि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया, शॉर्ट रन के अंदर प्रोड्यूसर का बिहेवियर जो स्टडी करते हैं हम, और स्टडी करते हैं अंडर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसके अंदर क्या होता है, लेबर आपका एक फैक्टर प्रोडक्शन दैट इज लेबर जो होता है वो वेरिएबल होता है, पर लेबर चेंज हो सकता है। इसके अलावा जो भी फैक्टर प्रोडक्शन है दैट इज लैंड, कैपिटल एक्सेट्रा, वो सारे आपके फिक्स्ड होते हैं। इसका हम स्टडी करते हैं कि अगर सिर्फ एक फैक्टर प्रोडक्शन में चेंज आ रहा है शॉर्ट रन के अंदर, तो उससे प्रोड्यूसर के बिहेवियर कैसा चेंज आ रहा है, वो उससे टोटल प्रोडक्ट में कैसा चेंज आ रहा है, वो हम इसके अंदर हम स्टडी करते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक्सप्लेन्स हाउ आउटपुट चेंजेस व्हेन वन इनपुट दैट इज लेबर increased while keeping other inputs, example land machine fixed।
सिर्फ एक फैक्टर प्रोपोर्शन में चेंज आने से आउटपुट में चेंज आ रहा है, उसका स्टडी करते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर। ये लॉ कहता है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लॉ कहता है जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर का यूज प्रोडक्शन में बढ़ाते रहेंगे, वैसे वैसे आपकी जो टोटल प्रोडक्ट है, जो टोटल आउटपुट जो है, वो पहले इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, पहले होगा इंक्रीज इंक्रीजिंग रेट से, उसके बाद क्या होगा, वो इवेंचुअली एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद वो इंक्रीज होना होगा डिक्रीजिंग रेट से, देन फाइनली आपका टोटल प्रोडक्ट आपका डिक्रीज होने लगेगा। यहाँ पे आप चीजें देखी कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है जैसे जैसे आप एक वेरिएबल फैक्टर का यूज बढ़ा इंक्रीज कर रहे हैं प्रोडक्शन के अंदर, तो इनिशियली क्या होगा, आपका जो टोटल आउटपुट है वो पहले बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, देन उसके बाद वो बढ़ेगा डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, देन इवेंचुअली वो अपना डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका कहता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये कहता है। अब यहाँ पे चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे टर्म हमने यूज किया वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसका मतलब क्या है? तो मतलब ये है कि पहली बात प्रोपोर्शन मतलब क्या हुआ, यहाँ पे प्रोपोर्शन का मतलब ये हुआ कि के बाय एल, हमारे दो फैक्टर प्रोपोर्शन यूज किया जा रहा है, कैपिटल और लेबर यूज किया जा रहा है, तो कैपिटल और लेबर का रेशियो है के बाय एल जो है उसको हम प्रोपोर्शन बोल रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि शॉर्ट टर्म के अंदर आपका कैपिटल फिक्स्ड है, ठीक है, बट एल आपका चेंज हो सकता है। जब आपका कैपिटल फिक्स और आपका एल चेंज हो रहा है, उस केस में क्या हो रहा है, आपका प्रोपोर्शन जो है के बाय एल है वो वेरी कर रहा है हर एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर के साथ। लेट्स से हमारा कैपिटल हमने 10 पे फिक्स कर लिया, हमने लेबर हमारा पहले 5 था, उसके बाद लेबर हमारा 5 से बढ़ के 6 हो गया, फिर 6 से बढ़ के 7 हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं, के बाय एल की जो वैल्यू है वो 10/5 से 10/6 10/7 वो डिक्रीज हो रही है, वेरी हो रही है। तो वेरी प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ कि के बाय एल की रेशियो है वो चेंज हो रही है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे एक फैक्टर प्रोपोर्शन आपका जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है, बाकी से दूसरा फैक्टर प्रोपोर्शन आपका जो लेबर है वो आपका वेरी कर रहा है, इस वजह से आपका के बाय एल की जो रेशियो है वो वेरी कर रही है। तो वेरी प्रोपोर्शन मतलब हुआ ये लोग कुछ अजम्पशन पे बेस्ड है, उसको देख लेते हैं कि इसमें एक इनपुट आपका सिर्फ वेरिएबल होता है, जैसे मैं पहले बताया आपको शॉर्ट हैंड से एक इनपुट आपका वेरिएबल होता है, दैट्स लेबर, बाकी जितने में आपके फैक्टर प्रोपोर्शन होते हैं वो सारे आपके फिक्स होते हैं। जो क्वांटिटी वेरिएबल फैक्टर्स आर सेम, जो वेरिएबल फैक्टर्स हम यूज कर रहे हैं, लेबर है, लेबर आपको यहाँ का होमोजेनियस नेचर का होता है, मतलब जो भी लेबर हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो भी हम एडिशनल लेबर यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन के अंदर, वो सारे लेबर सेम लेवल के हैं, इट मीन्स कि वो होमोजेनियस है, हर चीज पर सेम है, एफिशिएंसी वाइज सेम है, वो स्किल वाइज सेम है, वो एजुकेशन वाइज सेम है, तो सारे लेबर जो हम यूज कर रहे हैं सारे वो सेम नेचर के हैं। टेक्नोलॉजीज के अंदर आपकी कॉन्स्टेंट रहती है। ये लॉ आपका सिर्फ शॉर्ट टर्म अप्लाई होता है, ये बात है मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। इनपुट प्राइस हम कोई चेंज यहाँ पे नहीं देखते हैं, हम इनपुट प्राइस होता है, इनपुट प्राइस मतलब लेबर का पैसा मिलेगा दैट इज वेज, और कैपिटल का पैसा मिलेगा रिटर्न में दैट इज इंटरेस्ट रेट, वो यहाँ पे फिक्स आता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। यहाँ पे आउटपुट का मेजर क्या आता है, फिजिकल यूनिट्स ने मॉनिटरी ट्रांसफर यूनिट मेजर नहीं किया जाता। तो ये था आपके कुछ अजम्पशन थे इस लॉ के। आते हैं हमारे एग्जाम्पल में, हमने लैंड ली है जो हमारा फिक्स फैक्टर है प्रोडक्शन का, जो हमारा फिक्स है 20 एकड़ पे। हमारा लेबर जो है वो वेरिएबल फैक्टर हमारा वो चेंज हो सकता है। लैंड आपका फिक्स है, वेरिएबल आपका फैक्टर जो है लेबर वो वेरिएबल है। प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, लैंड के ऊपर वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं आप। अब आपको यहाँ पे प्रोड्यूसर बिहेवियर नेचर चेक करना है टोटल आउटपुट का, कि जैसे जैसे आप एक फिक्स फैक्टर पे एक वैल्यूबल फैक्टर का यूज बढ़ाते रहेंगे, उससे टोटल आउटपुट पे क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं जब फर्स्ट यूनिट इंप्लॉय किया लेबर का, आपके पास 8 यूनिट आया वीट का, सेकंड यूनिट पे आपका 20 यूनिट आया, थर्ड यूनिट पे आपका 36 यूनिट्स आया, एंड सो ऑन, 10th यूनिट पे आपका 60 यूनिट्स आपको मिल रहा है प्रोडक्शन और वीट का। आप इससे आप टीपी की हेल्प से आप एपी निकाल सकते हैं, दैट इज एवरेज प्रोडक्ट निकाल सकते हैं आप। फॉर्मूला क्या होता है, एपी इक्वल टू टीपी डिवाइड बाई एल। कुछ नहीं करना, डिवाइड करना है टीपी को लेबर की वैल्यू से, 8 डिवाइड बाई 1 8, 20 डिवाइड बाई 2 10, एंड सो ऑन। इसके बाद आप एमपी भी निकाल सकते हैं। एमपी ये होता है चेंज इन टीपी डिवाइड बाई चेंज इन एल, या एमपी हो गया आपका टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1, ये हो गया। सेकंड यूनिट ऑफ लेबर पे एमपी कितना होगा, एमपी एट सेकंड यूनिट हो गया टीपी एट सेकंड यूनिट माइनस टीपी एट फर्स्ट यूनिट, दैट इज 20 माइनस 8 12, एंड सो ऑन। हमने हर वैल्यू पे एमपी की वैल्यू निकाल ली। अब लोअर वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर आपका प्रोडक्शन को हमने 3 स्टेज में बांटा हुआ है, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 1 के अंदर क्या होता है, आपका जो एवरेज प्रोडक्ट होता है, एपी जो होता है वेरिएबल फैक्टर का, वो आपका इंक्रीज होता है। स्टेज 1 के अंदर आपका एपी जो है वो इंक्रीज होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। पॉइंट जे तक आपका स्टेज 1 है। हमने फर्स्ट ग्राफ पे हमने टीपी ड्रॉ किया, सेकंड ग्राफ पे हमने एमपीएल और एपीएल ड्रॉ किया। तो पॉइंट जे तक जहां तक फर्स्ट स्टेज है,
वहां तक आपका जो एपी है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इट मीन्स फर्स्ट स्टेज के अंदर आपका एपी है वो इंक्रीज होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, एपी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका टोटल प्रोडक्शन भी आपका इंक्रीज हो रहा है। फिर हर एक पोर्शन हम एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। हमारे एग्जाम्पल में लैंड हमारा फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन है, लेबर हमारा वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन है, हमारा आउटपुट जो है वो हमारा वीट है। इस टेबल के माध्यम से हम देखने वाले हैं जब एक फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन में हम वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन जो है उसको हम इंक्रीज करते हैं, उससे हमारा आउटपुट में क्या चेंज आता है। तो आपका फैक्टर प्रोडक्शन जो फिक्स है लैंड, वो 20 फिक्स कर दिया हमने। वेरिएबल फैक्टर जो है हमने उसको चेंज किया 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज है आउटपुट की वीट की, हमने वो भी लिखी हुई है। फर्स्ट यूनिट पे 8 यूनिट वीट, सेकंड यूनिट आपने लेबर लगाया तो 20 यूनिट वीट, एंड सो ऑन। 10 यूनिट आपने लेबर लगाया तो आपको मिला 60 यूनिट ऑफ वीट का प्रोडक्शन। इसकी हेल्प से आप टीपी निकाल सकते हैं, एपी निकाल सकते हैं। एपी का फॉर्मूला हो गया एपी टीपी डिवाइड बाई एल। टीपी को डिवाइड करना है लैंड लेबर की वैल्यू से, आपके पास एपी निकल के आ जाएगा। देन इसके बाद आप निकाल सकते हैं एमपी। एमपी का फॉर्मूला हो गया टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल एमपी सेकंड यूनिट ऑफ लेबर हो गया आपका टीपी सेकंड यूनिट ऑफ लेबर माइनस टीपी ऑफ फर्स्ट यूनिट ऑफ लेबर। इट मीन्स 20 माइनस 12 8 दैट इज 12। तो इसी के प्रकार हमने हर वैल्यूज पे एमपी की वैल्यू निकाली है। और यहाँ पे आपको एमपी का इंडिकेट कर रहा है, एमपी इंडिकेट कर रहा है कि एक एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर लगाने से आपका टोटल आउटपुट में कैसा चेंज आ रहा है। ये आपका एमपी इंडिकेट कर रहा है कि आउटपुट में कितना चेंज आया ड्यू टू चेंज इन लेबर बाय 1 यूनिट। ठीक है, अगर मेरा एमपी बढ़ रहा है, पहले 8 था फिर 12 हुआ, बाद 16 हुआ, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका टोटल आउटपुट में चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन लेबर बाय 1 यूनिट। ये आपका हो रहा है, चेंज आ रहा है इंक्रीज रेट से, आपका यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स जहाँ पे सेकंड यूनिट लगाया लेबर का, आपका टोटल आउटपुट चेंज हुआ 12 यूनिट से। जहाँ पे थर्ड यूनिट लगाया लेबर का, तब आपका टोटल आउटपुट चेंज हुआ 16 यूनिट से। टीपी बढ़ रहा है, बस रेट बढ़ने का क्या है, इंक्रीजिंग रेट। पहले 8 से बढ़ा, फिर 12 से बढ़ा, फिर 16 से बढ़ा। ठीक है, तो आप यहाँ आपका यहाँ पे एमपी होता है, इंडिकेट करता है कि आपका टीपी में किस रेट से चेंज आ रहा है। ठीक है, फिर हमने देखा फोर्थ यूनिट लगाने से लेबर का आपका जो एमपी है वो डिक्रीज हो गया, 16 से 12 हो गया, बट पॉजिटिव है। इट मीन्स आपका टीपी पॉजिटिव है और एमपी पॉजिटिव है। इट मीन्स कि आपका टीपी बढ़ रहा है, बट यहाँ पे एमपी डिक्रीज हो रहा है। इट मीन्स कि आपका टीपी जो है वो बढ़ रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से। एमपी बढ़ रहा है, एमपी पॉजिटिव है, इट मीन्स टीपी आपका बढ़ रहा है। लेकिन एमपी आपका डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स आपका टीपी बढ़ रहा है एट डिक्रीजिंग रेट। ये चीज आपको समझ आई? तो आप दे सकते हैं फोर्थ फील्ड आपने इंप्लॉय किया लेबर का, तो आपका जो एमपी है वो डिक्रीज हो गया 12। 15 एम्प्लॉय किया तो आपका एमपी फिर से डिक्रीज हुआ 7, फिर 5, फिर 3, फिर 1, फिर 0। क्या आप दे सकते हैं आप कि 9th यूनिट ऑफ लेबर तक आपका एमपी पॉजिटिव है बट डिक्रीज हो रहा है। ये क्या इंडिकेट करता है कि आपका टीपी बढ़ रहा है बट वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। फिर आपने 10th यूनिट लगाया लेबर का, उसमें आपको एमपी वैल्यू -4 नेगेटिव मिली। ये क्या इंडिकेट करता है? एमपी अगर नेगेटिव होता है, ये इंडिकेट करता है कि आपका टीपी डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जैसे आपने 10 फीट लगाया लेबर का, तो वैसे आपका एमपी जो है वो -4 हो गया, नेगेटिव हो गया। इट मीन्स आपका टीपी डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे आपने 3 चीजें देखी। पहली चीज आपने देखी कि आपका टीपी बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से, जिसके अंदर आपका एमपी बढ़ रहा होता है, इंक्रीज होता है। फिर आपने देखा टीपी बढ़ रहा है डिक्रीजिंग रेट से, उस केस में आपका एमपी जो है पॉजिटिव होता है और डिक्रीज हो रहा होता है। फिर आपने देखा कि आपका जो टीपी है वो आपका जो एमपी है वो नेगेटिव हो गया। इट इंडिकेट्स कि आपका टीपी जो है या टोटल आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो रहा था। आपने यहाँ पे 3 स्टेजेस फाइंड किए। पहला, टीपी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, देन टीपी इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से, देन आपका टीपी डिक्रीज हो रहा है। ये आपके पास 3 स्टेजेस आपको देखने को मिले। इसको हम ग्राफिकली प्लॉट किया, हमने ग्राफिकली देखते हैं इस चीज़ों को, इन चीज़ों को। फर्स्ट ग्राफ में टीपी ड्रॉ किया, हमने प्लॉट किया, ये सारी वैल्यू प्लॉट की फर्स्ट ग्राफ में। टीपी की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू लेबर, हमने एमपी और एपीएल की वैल्यू ड्रॉ की इसके नीचे वाले ग्राफ में, कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच यूनिट ऑफ लेबर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 0.3 तक और लेबर 3 तक आपका जो है एमपी बढ़ रहा है। ये आपका एमपी है। लेबर यूनिट जो 3 यूनिट तक है लेबर है, वहां तक आपका एमपी बढ़ रहा है। अब कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट पॉइंट आपका टीपी पे पॉइंट पी है। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, आपका जो टीपी का कर्वेचर है वो चेंज हो रहा है। इसको हम पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जिस पॉइंट पे किसी कर्व का कर्वेचर चेंज हो जाता है, दैट पहले कन्वेक्स से कनकेव हो गया, कनकेव से कन्वेक्स हो गया, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यहाँ पे आपका एमपी मैक्सिमम है इस पॉइंट पे, थर्ड यूनिट पे, जैसे ग्राफ पे टेबल पे दे सकते हैं। थर्ड यूनिट पे आपका एमपी मैक्सिमम था, दैट इज 16 था, कॉरस्पॉन्ड टू दैट पॉइंट ऑन टीपी
पॉइंट पी पे आपका कर्वेचर चेंज हुआ टीपी का, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ होता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन उस पॉइंट पे होता है जहाँ पे कर्व का कर्वेचर चेंज हो जाता है, कनकेव टू कन्वेक्स या कन्वेक्स टू कनकेव, या हम बोले कि जिस पॉइंट पे हमारा एमपी मैक्सिमम है उस पॉइंट पे हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपका एमपी मैक्सिमम होता है। ठीक, फिर आपने फोर्थ फील्ड एम्प्लॉय किया इकोनॉमी के अंदर लेबर लैंड के ऊपर, फोर्थ फील्ड लगाने से आपका एमपी जो है वो डिक्रीज हो गया, आप दे सकते हैं मैक्सिमम पॉइंट अटेन किया, देन वो डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो और उसने इंटरसेक्ट किया एपी को उसके मैक्सिमम पॉइंट पे, फोर्थ यूनिट पे। फोर्थ यूनिट पे आपका जो लेबर का फोर्थ यूनिट है उस पॉइंट पे एपी और आईपी एमपी आपका इक्वल है, इट मीन्स आपका एपी इस पॉइंट पे मैक्सिमम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट तक, जिस पॉइंट पे आपका एपी मैक्सिमम हो गया उस पॉइंट तक आपका स्टेज 1 उसको हम बोलते हैं। स्टेज 1 की शुरुआत कहाँ से हुई, स्टेज 1 की शुरुआत हुई 0 यूनिट्स आउटपुट से और उस पॉइंट तक वो गया स्टेज 1 जिस पॉइंट पे आपका एपी मैक्सिमम हो गया। तो ये आपका हो गया स्टेज 1 ऑफ प्रोडक्शन। स्टेज 1 और प्रोडक्शन के अंदर आपको दोनों चीजें देखने को मिलती है, टीपी इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से और टीपी स्टार्ट और इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से। इसके बाद आपका स्टार्ट होता है स्टेज 2। इसके अंदर ये स्टेज 2 स्टार्ट हुआ पॉइंट जे पे जहाँ पे आपका एपी मैक्सिमम है, और स्टेज 2 आपका एंड कहाँ पे होगा, उस पॉइंट पे जहाँ पे आपका एमपीएल 0 आ जाएगा। इस स्टेज के अंदर आपका क्या होता है, टीपी होता है इंक्रीज होता है और डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है थ्रू आउट। ठीक है, देन थर्ड स्टेज होता है उसके अंदर क्या होता है, आपका टीपी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और आपका जो एमपी है वो नेगेटिव हो जाता है। तो तीनों स्टेज को एक बार ब्रीफली समझते हैं। स्टेज अंदर क्या हो रहा है, आपका टीपी बढ़ रहा है आपका इंक्रीजिंग रेट से, देन उसके बाद वो बढ़ना स्टार्ट करता है डिक्रीजिंग रेट से फर्स्ट स्टेज के अंदर। सेकंड स्टेज के अंदर क्या होता है, टीपी थ्रू आउट सेकंड स्टेज के अंदर इंक्रीज करता है डिक्रीजिंग रेट से, देन थर्ड स्टेज में क्या होता है कि टीपी इंक्रीज करता है, टीपी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये 3 स्टेज से लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर ये थोड़ा डिटेल में आगे वाले स्लाइड में जरूर पढ़ने आ रहा है। फिर से हमने टीपी की वैल्यू ड्रॉ की फर्स्ट ग्राफ पे, एपीएल और एमपीएल की वैल्यू जो फाइंड की थी लास्ट स्लाइड में टेबल में हमने वो ड्रॉ की इस लोअर सेक्शन ऑफ ग्राफ पे। अब हमने टीपी को 3 स्टेजेस में हमने यहाँ पे बांटा हुआ है, ग्राफ में दे सकते हैं स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। ठीक है, स्टेज अंदर क्या हो रहा है समझने की कोशिश कीजिएगा। स्टेज 1 स्टार्ट आपका हो रहा है ओरिजिन पॉइंट से, इस पॉइंट से, और एक खत्म कहाँ पे हो रहा है, ये खत्म हो रहा है उस पॉइंट पे जिस पे आपका एपी मैक्सिमम है, ये रहा पॉइंट टी। पॉइंट टी पे आपका एपी मैक्सिमम है, इसका कोरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है वो पॉइंट जे आपका टीपी कर्व पे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं टीपी कर्व के ऊपर आपका स्टेज 1 जो है वो स्टार्ट हो रहा है 0 से लेके ओरिजिनल पॉइंट से लेके पॉइंट जे तक। पॉइंट जे पे आपका क्या है, आपका एपी मैक्सिमम है। ये आपका स्टेज 1 का रेंज है कि स्टेज 1 कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ खत्म होता है। और स्टेज 1 में होता क्या है एक्चुअली, स्टेज 1 में होता है आपका टीपी इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से, टीपी इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट से, इट मीन्स आपका एमपी पॉजिटिव है और आपका एमपी बढ़ रहा है। ये बात मैं बताया आपको लास्ट स्लाइड में। इस स्टेज के अंदर टीपी इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से, इट मीन्स आपका एमपी पॉजिटिव है और एमपी आपका बढ़ रहा है। ये कहाँ तक देखने को मिलेगा, टिल इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इस पॉइंट पे देखिए पॉइंट पी, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट जो है नीचे वाले ग्राफ में पॉइंट आर है, इस पॉइंट पर देख सकते हैं आप कि आपका एमपी जो है वो मैक्सिमम आ गया और यहाँ तक आपका एमपी बढ़ा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो है वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपका एमपी मैक्सिमम होता है। ये बात यहाँ पे आपको देख सकते हैं। तो एक चीज यहाँ से निकल के आई कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे आपका एमपी होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, कई बार सवाल एग्जाम में आता है कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे कौन सी चीज मैक्सिमम होती है, एमपी होती है, टीपी होती है या ईपी होती है, ऐसा सवाल एग्जाम में देखने को मिल रहा था। तो पॉइंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे आपका एमपी मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो फर्स्ट चीज में क्या हुआ, और एक चीज और, इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मतलब ये है कि एक वैसा पॉइंट कर्व के ऊपर जहाँ पे कर्व का जो कर्वेचर है, जो नेचर है वो चेंज हो रहा है। अगर कर्व कनकेव है, कनकेव शेप का है, उस पॉइंट पर आकर कन्वेक्स हो गया, या कन्वेक्स है कनकेव हो गया, उसको हम बोलते हैं उस पॉइंट को इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं। इन्फ्लेक्शन पॉइंट वही पॉइंट हुआ जहाँ पे किसी भी कर्व का कर्वेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज हमने देखा, फर्स्ट स्टेज स्टार्ट हुआ आपका 0 से लेके उस एंड हो रहा है उस पॉइंट पे जहाँ पे आपका एपी मैक्सिमम है। ठीक है, इस स्टेज में पहला आपका टीपी इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से, इट मींस आपका एमपी पॉजिटिव है और इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, टिल इन्फ्लेक्शन पॉइंट है उस पॉइंट तक जहाँ तक आपका जो कर्वेचर है चेंज होता है टीपी का। उसके बाद क्या होता है,
टीपी स्टार्ट करता है इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट्स, इस मीन्स कि आपका एमपी पॉजिटिव है बट वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट पी पे, इन्फेक्शन पॉइंट पे आपका एमपी मैक्सिमम था, इंक्रीज हुआ, मैक्सिमम पॉइंट अटेन किया, देन उसके बाद उसने गिरना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे आपका टीपी एमपी डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स आपका एपी जो है वो टीपी जो है टोटल आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से, ठीक है। और ये खत्म कहाँ पे होगा, उस पॉइंट पे खत्म होगा जहाँ पे आपका एमपी एपी जो मैक्सिमम होगा। तो बेसिकली आप देख सकते हैं जहाँ पे एमपी इक्वल टू एपी होता है उस पॉइंट पे आपका एपी मैक्सिमम होता है। यहाँ पे आप ग्राफ पे देख सकते हैं पॉइंट टी पे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज स्टार्ट हुआ ओरिजिन से, खत्म हुआ उस पॉइंट पे जहाँ पे आपका एपी मैक्सिमम है। इस स्टेज के दौरान आपका पहले चीज आपने क्या देखी कि आपका टीपी जो टोटल आउटपुट है वो इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, देन ये आपको देखने मिलेगा इंस्पेक्शन पॉइंट तक, उसके बाद आपका टीपी इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट से, इट मीन्स आपका उसके बाद एमपी जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और डिक्रीज कब तक होगा, ये पॉइंट ये स्टेज कब तक चलेगा, जब तक आप एपी का मैक्सिमम पॉइंट अटेन नहीं कर लेंगे। तो इसको हम बोलते हैं स्टेज 1। इसके अंदर क्या होता है, पहले आपका एमपी राइज करता है फर्स्ट, फिर मैक्सिमम पॉइंट अटेन करता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे, देन वो अपना डिक्रीज होना स्टार्ट कर देता है स्टेज 1 के अंदर। इस स्टेज को हम इंक्रीजिंग रिटर्न, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जितनी बात लिखी ना स्टेज 1 के अंदर, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर स्टार्ट होता है आपका स्टेज 2। स्टेज 2 कहाँ से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है आपका जहाँ पे स्टेज 1 खत्म हुआ, स्टेज 1 खत्म हुआ आपका एपी के मैक्सिमम पॉइंट पे, तो उसके बाद आपका स्टेज 2 स्टार्ट होगा। स्टेज 2 स्टार्ट कहाँ से होगा, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ एपी, और ये एंड कहाँ करेगा, जहाँ पे आपका एमपी 0 है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से, खत्म हो रहा है उस पॉइंट पे जहाँ पे एपी आपका मैक्सिमम है। सेकंड स्टेज जो है वो स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेज खत्म हुआ है, डेट इज एपी का मैक्सिमम पॉइंट। उसके बाद सेकंड स्टेज आपका खत्म हो रहा है उस पॉइंट पे जहाँ आपका एमपी 0 है। इसमें क्या होता है स्टेज के अंदर, टीपी इंक्रीज होता है बट डिक्रीजिंग रेट से, इट मीन्स आपका एमपी पॉजिटिव है और वो डिक्रीज हो रहा है। और स्टेज एंड कहाँ पे होती है, जिस पॉइंट पे आपका टीपी मैक्सिमम हो जाता है, इट मीन्स टीपी मैक्सिमम है, इट मीन्स आपका एमपी यहाँ पे 0 है, ठीक है। इसको हम ग्राफ पे देखते हैं। पॉइंट जे तक आपका स्टेज 1 था, पॉइंट जे पे आपका स्टेज 2 स्टार्ट होगा। स्टेज 2 स्टार्ट हुआ पॉइंट जे पे, कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है नीचे वाले ग्राफ पे वो पॉइंट टी है जिसका पे एपी मैक्सिमम है। उसके बाद स्टेज 2 स्टार्ट हुआ, स्टेज 2 स्टार्ट हुआ वो ये उस पॉइंट पे जाके खत्म होगा जिस पॉइंट पे आपका एमपी 0 होगा, या मैं कहूँ जिस पॉइंट पे आपका टीपी मैक्सिमम होगा। तो स्टेज 2 का जो रेंज है वो है एपी का मैक्सिमम पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट है, और टीपी का मैक्सिमम पॉइंट उसका है एंडिंग पॉइंट, या एमपी जहाँ पे 0 है वो उसका एंडिंग पॉइंट है। यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हैं, जिस पॉइंट पे आपका एमपी 0 है उस पॉइंट आपका टीपी मैक्सिमम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने दो चीजें देखी मैक्सिमम पॉइंट के रिगार्डिंग। आपका एमपी मैक्सिमम है उस पॉइंट पे जहाँ पे आपका कर्वेचर चेंज हो रहा है टीपी का, डेट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आपका एपी मैक्सिमम उस पॉइंट पे जहाँ पे आपका एमपी इंटरसेक्ट कर रहा है एपी को, या कहे कि जहाँ पे एमपी इक्वल टू एपी होगा वो आपका एपी का मैक्सिमम पॉइंट होगा। फिर देन आपने देखा टीपी का मैक्सिमम पॉइंट वो पॉइंट है टीपी का मैक्सिमम पॉइंट जहाँ पे आपका एमपी 0 हो गया। तो आपने यहाँ पे तीनों के मैक्सिमम पॉइंट देख लिए, एमपी का मैक्सिमम पॉइंट, एपी का मैक्सिमम पॉइंट और आपने टीपी का मैक्सिमम पॉइंट आपने यहाँ पे देख लिया। एपी का मैक्सिमम पॉइंट आपको मिल रहा है फर्स्ट स्टेज में, एमपी का मैक्सिमम पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है फर्स्ट स्टेज में, और टीपी का मैक्सिमम पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है सेकंड स्टेज के अंदर, ठीक है। तो इस स्टेज के अंदर दोनों एमपी और एपी जो होते हैं वो दोनों डिक्रीज हो रहे होते हैं बट वो पॉजिटिव रहते हैं। इस स्टेज को हम स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी बोलते हैं। देन आपका आता है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज वहां से स्टार्ट होगा जहां पे आपका सेकंड स्टेज खत्म होगा। सेकंड स्टेज आपका कहाँ खत्म हुआ, सेकंड स्टेज उस पॉइंट पे खत्म हुआ जहां पे आपका एमपी 0 था, या तो हम कहें कि जहां पे आपका टीपी मैक्सिमम था। एमपी 0 मतलब टीपी मैक्सिमम, ठीक है। तो थर्ड स्टेज आपका खत्म हुआ, सेकंड स्टेज आपका खत्म हुआ एमपी 0 या टीपी मैक्सिमम पे, तब उसके बाद आपका थर्ड स्टेज स्टार्ट होगा। तो थर्ड स्टेज स्टार्ट होता है वहां पे जहां पे आपका एमपी 0 या टीपी मैक्सिमम होता है। इस स्टेज में क्या होता है, टीपी डिक्रीज होना स्टार्ट कर देता है, और इस स्टेज में क्या होता है, टीपी डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स आपका एमपी जो है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे एमपी जो होता है वो नेगेटिव होता है, बट आपका एपी जो है वो आपका पॉजिटिव रहेगा। डिक्रीज होगा बट वो पॉजिटिव ही रहेगा, एपी आपका कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। इस स्टेज को हम बोलते हैं स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। तो हम क्विकली तीनों स्टेज को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। स्टेज 1 स्टार्ट होता है ओरिजिन पॉइंट से और ये खत्म होता है उस पॉइंट पे जहाँ पे आपका एपी मैक्सिमम है। स्टेज 1 के अंदर आपका पहले टीपी जो होगा इंक्रीज होगा,
इंक्रीजिंग रेट से इट इंडिकेट्स कि आपका एमपी जो है वो पॉजिटिव है और इंक्रीज हो रहा है। ये आपको देखने को मिलेगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन तक, जिस पॉइंट पे आपका एमपी मैक्सिमम होगा। तो बेसिकली आपका एमपी बढ़ेगा बढ़ेगा, मैक्सिमम पॉइंट अटेन करेगा, उस पॉइंट तक आपका टीपी जो है इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट से। ये पॉइंट आपका है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इसके बाद आपका एमपी डिक्रीज करना स्टार्ट होता है। इट मीन्स आपका जो टीपी है वो इंक्रीज हो रहा है बट वो डिक्रीजिंग रेट से हो रहा है। ठीक है, ये आपका स्टेज चलेगा उस पॉइंट तक जहाँ पे आपका एपी मैक्सिमम है। एपी मैक्सिमम उस पॉइंट पे होता है जहाँ पे आपका एमपी इक्वल टू एपी या एमपी इंटरसेक्ट करता है एपी को। ये था आपका स्टेज वन। स्टेज वन हम बोलते हैं स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। जहाँ पे स्टेज वन खत्म हुआ देन आपका स्टार्ट होता है स्टेज टू। स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज के अंदर आपका टीपी जो है वो इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से। इट मींस कि आपका एमपी पॉजिटिव है बट आपका एमपी जो है डिक्रीज हो रहा है। ये स्टेज आपका चलेगा उस पॉइंट तक जिस पॉइंट पे आपका एमपी जीरो हो जाएगा या आपका टीपी मैक्सिमम हो जाएगा। सो बेसिकली स्टेज टू का स्टार्टिंग पॉइंट है वो पॉइंट जहाँ पे एपी मैक्सिमम है, और स्टेज टू का जो एंडिंग पॉइंट है वो पॉइंट है जहाँ पे एमपी जीरो है या टीपी मैक्सिमम है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। देन हमने देखा स्टेज थ्री स्टार्ट होता है उस पॉइंट पे जहाँ पे स्टेज टू खत्म होता है। स्टेज टू खत्म होता है आपका उस पॉइंट पे जहाँ पे एमपी जीरो है या आपका टीपी मैक्सिमम है। स्टेज थर्ड स्टार्ट हुआ, उसके बाद इस प्रोडक्शन में क्या होता है, टीपी क्या होता है, टीपी आपका डिक्रीज होना स्टार्ट होता है स्टेज थ्री के अंदर। इसके अंदर आपका एमपी होता है नेगेटिव होता है। स्टेज थ्री में टीपी डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स आपका एमपी नेगेटिव है। और स्टेज थ्री के अंदर आपका जो एपी है वो डिक्रीज होता है बट वो पॉजिटिव रहता है। स्टेज थ्री को हम बोलते हैं स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। तो ये तीनों स्टेजेस थे जिसका हमने स्टडी किया कि जब आपका फैक्टर प्रोडक्शन सिर्फ एक फैक्टर प्रोडक्शन वेरिएबल है, बाकी सारे फैक्टर प्रोडक्शन आपके फिक्स है, उस केस में प्रोडक्शन में चेंज आएगा। उसका हमने तीन स्टेजेस हमने बांट दिया और हमने देखा कि किस स्टेज में किस रेट से बढ़ रहा प्रोडक्शन, हमने वो चीजें स्टडी की। तो ये था आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यही तक आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एमपी एंड एपी। कभी इस पर भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं कि क्या रिलेशनशिप है एमपी और एपी के बीच में। यहाँ पे देख सकते हैं जब आपका एमपी ग्रेटर देन एपी है, पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक, तब आपका जो है एपी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एमपी ग्रेटर देन एपी, एमपी ग्रेटर देन एपी है, इस मीन्स आपका एपी इंक्रीज हो रहा है। जब आपका एमपी इक्वल टू एपी हो जाएगा उस पॉइंट पर आपका एपी मैक्सिमम होगा। जब आपका एमपी लेस देन एपी है तब आपका जो एपी है वो डिक्रीज हो जाएगा। ये रिलेशनशिप था आपका एमपी और एपी के बीच में। आशा करता हूँ कि आप तीनों स्टेजेस से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखते हैं कि तीनों स्टेजेस का जो कॉजेज है क्या है, मतलब कि स्टेज वन में जो चीजें हो रही है उसके पीछे कारण क्या है, स्टेज टू में जो चीजें हो रही है उसका कारण क्या है, स्टेज थ्री में जो चीजें हो रही है उसका कारण क्या है, वो हम इसमें स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। स्टेज वन जिसको हम बोलते हैं स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, इसका कारण क्या है कि स्टेज वन में क्या होता है कि यहाँ पर टीपी इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से। उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है, उस पर हम पढ़ने वाले समझने वाले हैं। अब आपको ये पता है कि वेरिएबल लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर हमने सिर्फ एक फैक्टर को हमने वेरिएबल मांगा, दैट इज लेबर। हम सिर्फ इसको चेंज कर सकते हैं, बाकी फैक्टर प्रोडक्शन जो है लेबर के अलावा वो सारे हमारे फिक्स्ड है, जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड फैक्टर्स। ठीक है, अब क्या होता है स्टेज वन के अंदर, जैसे आपने प्रोडक्शन स्टार्ट किया, सिर्फ आपका लेबर वेरी कर रहे हैं, बाकी आपके सारे फैक्टर प्रोडक्शन फिक्स्ड है। उस केस में क्या हुआ कि फिक्स फैक्टर को हम फुली यूटिलाइज नहीं कर पाते। इनिशियली क्या होता है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स रिसोर्सेज फैक्टर्स। जैसे हमारा एग्जांपल लैंड, हमारा फिक्स रिसोर्स था। अब हमारा लैंड है 20 एकड़ की, ठीक है, और उसमें हमने एक लेबर लगाया। अब ऐसा तो है नहीं कि आपका लेबर कम है, आपके पास जो लैंड है फिक्स फैक्टर है, आप उसको तोड़ के एक छोटा टुकड़ा दिया उसको काम करने के लिए। समझे कि फिक्स फैक्टर होते हैं वो होते हैं इनडिविजिबल होते हैं, हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते एज पर द रिक्वायरमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास लेबर कम है तो फिक्स फैक्टर्स को तोड़ नहीं सकते हैं कि हम पे लेबर का मतलब तोड़ के उसको उस लेबर को दे काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी, ये मशीन है, वो मशीन पे आराम से 10 लोग काम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक ही लेबर है, इनिशियल स्टेज में एक ही लेबर है, तो उस मशीन का फुली यूटिलाइजेशन तो नहीं हो पाएगा एक लेबर के साथ। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लेबर आता मशीन का छोटा टुकड़ा दे दे, उसको तोड़ के वैसे ले तुम उस पर काम करो, ऐसा ही पॉसिबल नहीं है। इसको बोलते हैं आपका फिक्स फैक्टर आपका है इनडिविजिबल है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बिगिनिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में आपका लेबर कम होता है तो उसका फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता उस फिक्स फैक्टर का। जैसा लेबर बढ़ता है आपका वैसे वैसे आप उस फैक्टर का यूटिलाइजेशन है यूज एफिशिएंटली वे में कर पाते हैं, ठीक है। तो बिगिनिंग में क्या होता है, मशीन एंड लैंड्स आर अंडर यूटिलाइज, मोर वर्कर्स मेक फुल यूज ऑफ देम। आपको ज़्यादा लेबर चाहिए उस मशीनरी को, उस फैक्टर्स को, प्रोडक्शन को जो बेहतर ढंग से यूज करने में। तो इसलिए फर्स्ट स्टेज वन में क्या होता है कि जैसे लेबर बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका आउटपुट जो है वो बढ़ रहा है, वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, ठीक है।
दूसरा जो उसका एग्जाम्पल कारण है वो है स्पेशलाइजेशन डिविजन लेबर। पहला कारण था फिक्स फैक्टर्स होते हैं वो आपके इंडिविजुअल होते हैं, उसको हम तोड़ नहीं सकते एज पर रिक्वायरमेंट। और फिक्स फैक्टर का इनिशियली बिगनिंग में क्या होता है, अंडर यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज फिक्स फैक्टर का। तो जैसे जैसे आपका वर्कर्स या लेबर बढ़ रहा है वैसे वैसे आप उस मशीनरी का या उस फैक्टर पर फिक्स फैक्टर का बेहतर यूज कर रहे हैं, इस वजह से आपको जो टोटल आउटपुट चेंज देखने को मिलता है वो इंक्रीजिंग रेट से देखने को मिलता है। दूसरा आपका है स्पेशलाइजेशन एंड डिविजन ऑफ लेबर। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी लेबर बढ़ रहे हैं, एज अ नंबर लेबर इंक्रीज, जो वर्कर्स जो है लेबर है वो पर्टिकुलर एक एक्टिविटी में स्पेशलाइज हो जाते हैं, जो आपका स्पेशलाइजेशन देता है वेरिएबल इनपुट्स में रिजल्ट इन इंक्रीज आउटपुट। एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि एक लैंड है, लैंड का एग्जांपल लेते हैं, 20 एकड़ की लैंड है, उसमें इनिशियली एक लेबर है, ठीक है। अब एक लेबर जो है, काम तो बहुत सारा होता है खेती बाड़ी करने में, अब एक लेबर सारे काम तो कर नहीं सकता। अब कर भी सकता है तो ऐसा नहीं कि सभी सभी काम में वो बेहतर ही हो। तो जैसे लेबर बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ऐसे लेबर्स मिलेंगे जो किसी एक काम में बेहतर है एज कम्पेयर टू दूसरे बंदे के। तो जैसे लेबर बढ़ता है आपका स्पेशलाइजेशन बढ़ता रहता है काम के अंदर। जैसे जैसे आपको ऐसे लेबर्स मिलते रहेंगे जो पर्टिकुलर काम करने स्पेशलाइज है, वैसे वैसे क्या प्रोडक्टिविटी है, जो आउटपुट है वो बढ़ता रहेगा। तो सेकंड कारण क्या हुआ, स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ देख लीजिएगा, अगर फैक्ट्री में 5 मशीन है बट सिर्फ 2 वर्कर है तो उसका फुल यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। आपको मोर वर्कर चाहिए, आपको ज़्यादा वर्कर चाहिए ताकि हम 5 मशीन को बेहतर ढंग से यूज़ कर सके। तो वही जैसे साथ वर्कर बढ़ाते रहेंगे फर्स्ट स्टेज के अंदर, वैसे वैसे आपका आउटपुट जो है वो बढ़ता रहेगा। सो फर्स्ट स्टेज का जो कारण है, फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या हो रहा है, टीपी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीज रेट से। इसके पीछे का जो कारण जो है, कॉजेज है आपके 2 यहाँ पे है। पहला है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या फिक्स फैक्टर्स। फिक्स फैक्टर्स का यूटिलाइजेशन फुली नहीं हो पाता है क्योंकि फिक्स फैक्टर्स आपके इंडिविजुअल्स हैं, उसको आप तोड़ नहीं सकते एज पर रिक्वायरमेंट, उसको डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे आपके वर्कर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका आउटपुट भी बढ़ेगा। दूसरा आपका स्पेशलाइजेशन है, जैसे आपके लेबर्स नंबर्स ऑफ लेबर्स वर्कर्स बढ़ते आते हैं प्रोडक्शन के अंदर, वैसे वैसा कि आपकी स्पेशलाइजेशन जो है वो भी बढ़ती जाती है और आपका आउटपुट बढ़ता रहता है। फिर आपका आता है सेकंड स्टेज जिसको बोलते हैं स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। इसमें क्या होता है, आपका टीपी जो है दैट इज टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होता है बट डिक्रीजिंग रेट से। इट मीन्स जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर लगा रहे हैं आपका टीपी इंक्रीज हो रहा है, बट जिस रेट से इंक्रीज हो रहा है वो डिक्रीज है। इट मीन्स अगर आपने 4 फीट लेबर लगाया, आपका टीपी इंक्रीज हुआ 15 यूनिट से, आप 5 फीट लगा रहे हैं लेबर, आपका टीपी इंक्रीज हो रहा है 10 यूनिट से, दैट इज डिक्रीजिंग रेट से। तो इसके पीछे कारण क्या, स्टेज 2 में होने का कारण क्या है। पहला है स्कार्सिटी ऑफ फिक्स फैक्टर्स। आपने फर्स्ट स्टेज में देखा कि फिक्स फैक्टर्स आपका इंडिविजुअल है, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते एज पर रिक्वायरमेंट, उसको एक नंबर ऑफ वर्कर्स चाहिए फुली एफिशिएंटली उसको यूज करने के लिए। वही कारण है सेकंड स्टेज में क्या हो रहा है कि आपका फिक्स फैक्टर आपका फिक्स्ड है, उसका चेंज नहीं आ रहा है, वो इंडिविजुअल है, उसको डिवाइड नहीं कर सकता एज पर रिक्वायरमेंट, और उसका एक लेवल है कि एक लेवल तक का वो लेबर हैंडल कर सकता है, ठीक है। जब उसका फुली यूटिलाइजेशन हो जाएगा उसके बाद भी लेबर्स पे लगाते रहेंगे उस फैक्टर प्रोडक्शन पे, फिक्स फैक्टर पे, तो आपका आउटपुट होगा इंक्रीज, बट उसका जो रेट होगा इंक्रीज होने का डिक्रीजिंग रेट होगा। आप द लैंड और लेबर मशीनरी आर ऑलरेडी इन फुल यूज। फुल यूज का मतलब क्या, आपके फर्स्ट स्टेज में आपने इतने लेबर आपने इंप्लॉय कर लिया जिससे आपका उस फैक्टर प्रोडक्शन जो फिक्स फैक्टर जो प्रोडक्शन है, फिक्स फैक्टर जो है दैट मशीनरी लेबर, आपने उसको फुली यूटिलाइज कर लिया। अब फर्दर्स में इंप्लॉयमेंट करते हैं लेबर का तो आपका आउटपुट होगा इंक्रीज, वो डिक्रीजिंग रेट से होगा, आपका एफिशिएंसी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है। फिर आपका है इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। अब किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन के लिए आपको लेबर भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए, मशीनरी भी चाहिए। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या हो रहा है, आपका लेबर जो है वो सिर्फ वैरी कर रहा है, बाकी सारे फैक्टर प्रोपोर्शन वो फिक्स्ड है। अब ऐसा तो है नहीं कि मुझे एक मशीन जो काम कर सकती है उसको मैं रिप्लेस कर दूं 5 लेबर से। परफेक्टली सब्स्टिट्यूट यहाँ पे नहीं है ना कि जो मशीन एक काम कर सकती है उसको मैं रिप्लेस करूँ किसी लेबर से। तो जब आपका मशीन की फिक्स है, फिक्स फैक्टर्स आपके पास है, सिर्फ आपके पास एक ही वेरिएबल फैक्टर है, सिर्फ उसको इंक्रीज करके आप आउटपुट ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, आपको दोनों को इंक्रीज करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली ताकि आपका प्रोडक्शन बढ़ता रहे। तो क्या होता है यहाँ पे इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ फैक्टर होता है, मोर वर्कर्स कैन नॉट फुली रिप्लेस मशीन से और लैंड आफ्टर सर्टेन पॉइंट एक्स्ट्रा लेबर्स एट लेस आउटपुट देन बिफोर। ठीक है, जो मैंने बात बताई आपको यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है कि दोनों आप परफेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं होते दूसरे के, आपको दोनों को यूज करना पड़ता है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ठीक है।
तो जब आपका सिर्फ एक ही फैक्टर प्रोडक्शन आपका वेरिएबल है तो उसको ज़्यादा बढ़ा के भी आप ज़्यादा आउटपुट नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि आपका दूसरे फैक्टर प्रोडक्शन वो आपके कांस्टेंट ही है। ठीक है, एग्जांपल है, इफ 5 वर्कर्स आर इनफ टू रन 5 मशीन, अगर 5 वर्कर काफी है 5 मशीन को रन करने के लिए, तो छठा वर्कर ऐड करके आप प्रोडक्शन में ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि सारे जो मशीन है वो ऑलरेडी यूज में है। समझ गए बात, कि फिक्स फैक्टर्स है उसका भी एक लिमिटेशन है कि वो एक नंबर ऑफ लेबर्स तक ही वो हैंडल कर सकता है। उसके बाद उस पर आप लेबर थोपते जाएंगे तो आपका आउटपुट होगा वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा, वो जो पहले इंक्रीज रेट से था वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये था आपके कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। देन आपका कॉजेज है नेगेटिव रिटर्न्स। नेगेटिव रिटर्न्स के अंदर क्या होता है, थर्ड स्टेज के अंदर आपका टीपी जो है वो डिक्रीज होता है। इट मीन्स एक्स्ट्रा लेबर लगाने से आपका आउटपुट है इंक्रीज के बजाय डिक्रीज हो रहा है। इसके पीछे कारण क्या है, कारण है ओवर क्राउडिंग। सिर्फ लेबर आपका चेंज हो पा रहा है, बाकी फैक्टर प्रोडक्शन आपका चेंज नहीं हो पा रहे। सिर्फ लेबर इंक्रीज करने से आप सिर्फ भीड़ बढ़ा रहे हैं, उससे आपका आउटपुट में इंक्रीज या आउटपुट में बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी। फिर आता है मैनेजमेंट प्रॉब्लम, चीजें मैनेज करना मुश्किल हो जाती है। 5 मशीन है, आपने 100 बंदे लगा लिए फैक्ट्री के अंदर, प्रोडक्शन को छो रही चीजें और खराब होता है कि मैनेजमेंट की दिक्कत आएगी। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से आपका थर्ड स्टेज में आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलता है, जिसमें आपका टीपी है डिक्रीज होता है। तो ये थे कारण आपके तीनों स्टेजेस के, स्टेज 1 स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, स्टेज 2 स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, स्टेज 3 दैट इज स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। अब हमने देख लिए तीनों स्टेजेस, हमने स्टेज 1 देखा, स्टेज 2 देखा, स्टेज 3 देखा। अब एक प्रोड्यूसर जो है वो किस स्टेज में प्रोडक्शन करेगा, हमको वो फाइंड आउट करना है। इट मीन्स शॉर्ट रन के अंदर जब आपका फैक्टर प्रोडक्शन दैट इज कैपिटल लैंड आपका मशीनरी, जो ये सब जो फैक्टर जो है वो फिक्स है, बट सिर्फ आपका लेबर है जो आप चेंज कर सकते हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो उस केस में प्रोड्यूसर कौन से स्टेज में प्रोडक्शन करेगा वो हमको इसमें फाइंड करना है। वो हम फाइंड करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। पहले हम देखते हैं स्टेज 3। स्टेज 3 में क्या होता है, आपका आउटपुट जो है डिक्रीज हो रहा है लेबर बढ़ाने से। इट मीन्स फायदा नहीं है लेबर बढ़ाने से, आउटपुट प्रोडक्शन में इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो स्टेज 3 में तो प्रोडक्शन नहीं करेगा प्रोड्यूसर, ये बात तो तय है। स्टेज 3 के अंदर प्रोडक्शन प्रोड्यूसर नहीं करेगा। अब एक हम देखते हैं, स्टडी करते हैं स्टेज 1। स्टेज 1 के अंदर क्या हो रहा है, आपका टीपी जो है वो बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रिटर्न से। ठीक है, और आपका एपी जो है वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, एपी भी आपका बढ़ रहा है। इट मीन्स कि स्टेज 1 के अंदर आप लेबर लगाते रहेंगे तो आपका उससे टीपी बढ़ता रहेगा और आप एपी भी अपना बढ़ाते रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर स्टेज 1 में प्रोडक्शन रोक देकर अपना प्रोड्यूसर, तो उसको नुकसान है। उस स्टेज 1 में क्या हो रहा है कि उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है जहाँ लेबर लगाने से, तो उसको स्टेज 1 प्रोडक्शन नहीं रोकना, स्टेज 1 को उसको पूरा यूटिलाइज करना है। स्टेज 1 को उसको पूरा यूटिलाइज करना है, इट में स्टेज 1 में जितना लेबर लगा सकता है लगाए, उसका आउटपुट से बढ़ेगा और एपी भी उसका बढ़ रहा है। तो स्टॉपिंग एट स्टेज 1 मींस द फर्म इज नॉट फुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज एंड मिसिंग आउट ऑन प्रॉफिट्स। तो एक रैशनल प्रोड्यूसर से क्या होगा, वो स्टेज 1 में अपना प्रोडक्शन स्टॉप नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि स्टेज 1 के बाद स्टेज 2 आएगा, उसमें उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं स्टेज 2। तो हमने देख लिया स्टेज 1 में प्रोडक्शन नहीं होगा, स्टेज 3 में प्रोडक्शन करेगा पर यहाँ पर रुकेगा नहीं वो। ठीक है, तो अब स्टेज 2 की बात करते हैं। स्टेज 3 में प्रोडक्शन नहीं करेगा, नेगेटिव रिटर्न्स आ रहा है एडिशनल एम्प्लॉयमेंट लेबर से। स्टेज 1 में वो इंक्रीजिंग रिटर्न का स्टेज है, उसमें वो प्रोडक्शन करेगा बट वहाँ पर रुकेगा नहीं, वो फर्दर मूव करेगा स्टेज 2 में। स्टेज 2 में क्या हो रहा है, यहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न आ रहा है। इट मीन्स आपका टीपी बढ़ रहा है और डिक्रीजिंग रेट से, आपका एपी भी डिक्रीज हो रहा है और आपका एमपी भी डिक्रीज हो रहा है इस स्टेज के अंदर। तो स्टेज 2 में क्या हो रहा है, आपका टोटल आउटपुट बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से और डिक्रीजिंग रेट से। आपका एमपी पॉजिटिव है, एमपी गिर रहा है बट पॉजिटिव है, इट मीन्स कि आप एडिशनल लेबर लगाएंगे तो उससे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन पहले जितना नहीं बढ़ेगा बट बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा कि मोस्ट फर्म्स होगी ना वो उस इस स्टेज में ऑपरेट करेगी, क्योंकि ये एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को वो बैलेंस आउट करती है। तो इस पूरे स्लाइड का सार ये रहा कि एक रैशनल प्रोड्यूसर स्टेज 2 में आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, स्टेज 3 में नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स है। स्टेज 1 में प्रोडक्शन करेगा बट वहाँ पर रुकेगा नहीं क्योंकि वापस उसको इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं। वो स्टेज 2 तक जाएगा, स्टेज 2 में वो अपना प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, तो एक रैशनल प्रोड्यूसर क्या करेगा, वो चूज करेगा प्रोडक्शन के लिए स्टेज 2। तो फाइनल टेक अवे क्या हुआ इस स्लाइड से कि स्टेज 1 में आपका
इतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, अगर स्टेज में बंदा रुक जा रहा प्रोडक्शन करने से, प्रोडक्शन नहीं करता, तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा, जिससे वो वो अपनी प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस आउट करेगा। स्टेज 3 में प्रोडक्शन नहीं करेगा, क्योंकि स्टेज 3 में आपका उसको लॉस देखने को मिलेगा, कि उसको नेगेटिव रिटर्न्स मिल रहे हैं। स्टेज 2 में उसके लिए बेस्ट स्टेज है, क्योंकि इस स्टेज में क्या हो रहा है कि उसका आउटपुट ग्रो हो रहा है बट डिक्रीज से ग्रो हो रहा है, जैसे जैसे वो लेवल अपना इंक्रीज कर रहा है। तो ये था आपका कि किस स्टेज के अंदर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा। दैट आंसर इज सेकंड स्टेज। ठीक है, ये हमने फाइंड किया एलिमिनेशन मेथड से। स्टेज 2 का हमने, स्टेज 3 को हमने एलिमिनेट किया, स्टेज 1 को हमने एलिमिनेट किया, देन हमने पाया कि स्टेज 2 के अंदर प्रोड्यूसर जो है प्रोडक्शन करेगा। तो ये था आपका लेक्चर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पर बेस्ड लेक्चर था ये, जिसके अंदर हमने स्टडी किया कि शॉर्ट रन के अंदर जब प्रोड्यूसर के पास सिर्फ इतनी लिबर्टी है कि सिर्फ एक फैक्टर प्रोडक्शन दैट इज लेबर को चेंज कर सकता है, और बाकी सारे फैक्टर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी उसको फिक्स रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। उस केस में प्रोड्यूसर का बिहेवियर कैसा रहता है, लेबर को इंक्रीज करने से आउटपुट में कैसा चेंज आता है, किस नेचर चेंज आता है। और हमने देन देखा कि हमने वो स्टडी किया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर, देन हमने देखा कि कौन सा स्टेज है बेस्ट प्रोडक्शन के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, कहाँ से निकल के आया स्टेज 2। तो ये था आपका लेक्चर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका जो सेकंड थर्ड पार्ट है, लॉन्ग रन, वेरी लॉन्ग रन वाला, जिसमें हम स्टडी करेंगे कि जब सारे फैक्टर प्रोडक्शन आपके चेंज हो सकते हैं, तब आउटपुट में कैसा चेंज आता है, प्रोड्यूसर बिहेवियर कैसा रहता है। देन हम देखेंगे वेरी लॉन्ग रन के अंदर जब आपका टेक्नोलॉजी में भी चेंज आ सकता है, उस केस में कैसे चेंजेस आते हैं प्रोडक्शन के अंदर, प्रोड्यूसर बिहेवियर क्या रहता है, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आज क्लास हमने कंप्लीट किया शॉर्ट रन वाला पूरा कॉन्सेप्ट, और हम देखते हैं इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन PYQ। पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि प्रोडक्शन फंक्शन शोज ऑफ ए गुड। एक गुड का प्रोडक्शन फंक्शन क्या शो करता है। पहले स्लाइड थी, प्रोडक्शन फंक्शन शो करता है टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो सो इट शोज टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ऑप्शन सी। टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप का मतलब है कि एक गिवन सेट ऑफ इनपुट है, वो डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आपका टेक्नोलॉजी आपका एडवांस है तो आपको ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा, आउटपुट मिलेगा उस गिवन सेट ऑफ इनपुट से। अगर आपका टेक्नोलॉजी आपका आउटडेटेड है तो आपको वही गिवन सेट में इनपुट से आपको लेस आउटपुट देखने को मिलेगा। तो आपका प्रोडक्शन में शो करता है टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप, नॉट जस्ट रिलेशनशिप, इट शोज टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, एंड देन आंसर वुड बी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इफ MPL इज ग्रेटर देन APL, इफ MPL इज ग्रेटर देन APL देन APL क्या होगा। अभी हमने पढ़ा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर, ये आपका APL नेगेटिव नहीं होगा, ये आपका ये आपका MP होता है, ये आपका AP होता है। तो आप देख सकते हैं जब आपका MP ग्रेटर देन AP है इस रीजन के अंदर, उस केस में क्या हो रहा है, आपका AP इंक्रीज हो रहा है, तो उसका आंसर क्या होगा, इंक्रीजिंग। इसी में देख लेते हैं, जब आपका MP इक्वल टू ग्रेटर देन AP है तब आपका AP इंक्रीज हो रहा है। जब आपका MP इक्वल टू AP है, आपका AP मैक्सिमम है, मैक्सिमम इस पॉइंट पे। जब आपका MP लेस देन AP है, देन आपका AP डिक्रीज कर रहा है। ये आपका रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। तो ये दो क्वेश्चन थे जो इस पर्टिकुलर टॉप सेक्शन से एग्जाम में देखने को मिले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉ ऑफ रियल प्रोपोर्शन जो है आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन फेल हो सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।